नेटवर्क नहीं रहा। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल के वीडियोज में हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल्स ऑन नोडल एनालिसिस, जहाँ पे 2 से 3 टाइप के न्यूमेरिकल का डिस्कशन किया था। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल की बात किए थे। तो कल हमने जो डिस्कस किया था, पहला न्यूमेरिकल ऐसा था, कोई सारे ब्रांचेज रजिस्ट्रिव थे लेकिन वो कोई मतलब ऐसा मतलब पहला न्यूमेरिकल तो ऐसे सारे रजिस्ट्रिव थे। दूसरा हमने ऐसा न्यूमेरिकल लिया था कि एक ब्रांच 2 रेजिस्टेंस कैरी कर रहा था। ठीक, तीसरा ऐसा लिया था कि आपका एक ब्रांच ऐसा था कि जिसमें साथ ही साथ वोल्टेज भी था। तो इसी तरह से नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे रजिस्टिव एलिमेंट भी कैरी हो रहा है और आपका एक करंट सोर्स भी कैरी हो रहा है। इसके लिए क्वेश्चन इस तरीके से है, फाइंड करंट इन A2 रजिस्टर बाय नोडल मेथड। ठीक, और also calculate voltage drop across it। ठीक, एक आपका एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसको हम लोग नोडल मेथड से क्या करेंगे, 8 ओम के रजिस्टर में करंट भी निकालेंगे और साथ ही साथ इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये भी जानेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक फंडा बताया गया है कि इस मेथड में जब भी हम सर्किट की एनालिसिस करेंगे तो जो सर्किट का बेस लाइन है उसको ग्राउंड कर लेते हैं। ग्राउंड करने से होता क्या है कि जो नीचे बेस लाइन का पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाता है। और जब 0 वोल्ट हो जाता है तो इस नीचे वाले बेस लाइन या बेस वायर से जो भी अटैच पॉइंट है सारे पॉइंट पे पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, सारे पॉइंट पे पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा। अब आपको बताया गया था कि नंबर ऑफ अननोन पोटेंशियल जंक्शन ढूंढना है। ठीक, ऐसे पोटेंशियल जंक्शन ढूंढना है जो अननोन हो। ठीक, यहाँ पे जैसे जंक्शन जिसपे पोटेंशियल की वैल्यू अननोन है, तो एक पोटेंशियल यहाँ पे है, जंक्शन यहाँ पे है और दूसरा जंक्शन यहाँ पे है। यहाँ का पोटेंशियल मान लिया V1, यहाँ का मान लिया V2। ठीक, अब यहाँ जहाँ रजिस्ट्रिव ब्रांच है जो हम वहाँ करंट मान लेंगे। ठीक, यहाँ मान लिया I1, यहाँ मान लिया I2, यहाँ मान लिया I3, यहाँ मान लिया I4, यहाँ मान लिया I6। ठीक, ये इतने ब्रांचेज हैं। कितने रजिस्ट्रिव ब्रांचेज हैं? 1 2 3 4 5, 5 ब्रांचेज हैं। I1 I2 I3 I4, यहाँ I5 मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 रजिस्ट्रिव ब्रांचेज हैं, 5 करंट हमने अज्यूम कर लिया। अब डिस्कस करेंगे क्या कि हमने बताया था कि इस मेथड के तहत हम लोग KVL का यूज नहीं करते हैं, KCL का ही यूज करके इस मेथड के मतलब थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी भी DC नेटवर्क की एनालिसिस कर लेते हैं। तो अब अगला स्टेप क्या बताया था, जितने अननोन पोटेंशियल वाले जंक्शन, मतलब ऐसे जंक्शन जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू अननोन है, जैसे जंक्शन 1 जिस पे पोटेंशियल V1 माना है और जंक्शन 2 जिस पे पोटेंशियल V2 माना है आपने। ठीक, तो यानी कि ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। तो ऐसे अननोन पोटेंशियल वाले जंक्शन पे क्या करते हैं, अगले स्टेप में KCL लगाते हैं। जब हम KCL लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, अप्लाई KCL एट जंक्शन
एट जंक्शन 1, ठीक। केसीएल क्या कहता है, सिग्मा आई इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा आई आउटगोइंग देखना है। इनकमिंग मतलब जो उस जंक्शन पे करंट आ रहा है, आउटगोइंग मतलब जो उस जंक्शन से करंट जो भी दूर जा रहा है। तो आने वाला करंट कौन कौन सा है, तो एरो हेड से देख के पता करेंगे। तो एरो हेड I1 का किधर है, 1 की तरफ है। I2 का एरो हेड किधर है, 1 की तरफ है। और I3 का एरो हेड कहाँ पे है, 1 से बाहर की तरफ है। तो मतलब जो की तरफ है मतलब वो इनकमिंग है, जो बाहर की तरफ है वो आउटगोइंग है। तो की तरफ कौन कौन सा है एरो हेड, I1 और I2। तो I1 I2 को इनकमिंग में लिखेंगे, I1 और I2 को, ठीक। और उनको समेशन के फॉर्म में मतलब ऐड करते हुए लिख देंगे। और I2 और सॉरी आउटगोइंग में केवल I3 है। तो इस तरीके से हम इनकमिंग और आउटगोइंग की बात करेंगे। तो हमको केवल 1 पे देखना है, ना कि 2 पे जंप करते देखना है, केवल 1 पे देखना है कौन कौन सा इनकमिंग कौन कौन सा आउटगोइंग है। अब सारे करंट को नोडल फॉर्म में लिखेंगे। तो जब नोडल फॉर्म में लिखेंगे तो I1 का फ्लो देखेंगे। तो I1 का जो फ्लो है अचानक यहाँ से नहीं है, I1 का फ्लो पूरा यहाँ से है, ठीक। तो जब पूरा यहाँ से तो देखेंगे कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बेस लाइन से, और कहाँ तक जा रहा है, पॉइंट 1 तक। बेस लाइन पे आपने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो इसलिए हमने बताया था बेस लाइन से जो भी पॉइंट अटैच है सारे पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। अब करंट का एरो हेड देखेंगे, करंट का एरो हेड किधर है, बेस लाइन से पॉइंट 1 की तरफ है। तो बेस लाइन पे जो भी पोटेंशियल होगा उस I1 करंट का, वो उस I1 करंट का क्या कहलाएगा, हायर पोटेंशियल। क्योंकि करंट का फ्लो हमने बताया था हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। और कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो 1 पे जो भी पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा I1 के लिए। तो अब बात करेंगे I1 का नोडल फॉर्म जब लिखेंगे तो क्या बताया जाता है, लोअर माइनस हायर। तो लोअर में पोटेंशियल क्या है, 0, और सॉरी हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। तो हायर पे पोटेंशियल मतलब जहाँ से चल रहा है वहाँ पे पोटेंशियल बेस लाइन पे क्या है, 0 है। कहाँ तक चल रहा है, 1 तक। 1 पे पोटेंशियल क्या है, V1, ठीक। अब बीच में एक सोर्स आ जा रहा है, कौन सा सोर्स, वोल्टेज सोर्स। तो हमने बताया था वोल्टेज सोर्स के लिए हमेशा जैसे भी आप ज्यूम करेंगे उसमें जो भी सेकंड प्लेट पड़ेगा उसका साइन यूज करेंगे। सेकंड प्लेट क्या पड़ेगा, प्लस। तो प्लस यूज के लिए डिवाइडेड बाय उस पाथ का रेजिस्टेंस। उस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, 3। तो प्लस I2, ठीक। अब I2 के लिए बात करेंगे। I2 कहाँ से चल रहा है, बेस लाइन से 1 की तरफ। तो बेस लाइन पे पोटेंशियल क्या माना गया है, 0। मतलब माना नहीं गया है, इसको ग्राउंडेड करने के कारण यहाँ 0 हो गया। और 1 पे पोटेंशियल क्या माना गया है, V1। एरो हेड का डायरेक्शन किधर है, बेस लाइन से 1 की तरफ। तो बेस लाइन पे जो पोटेंशियल होगा I2 के लिए हाइयर होगा, और 1 पे जो पोटेंशियल होगा वो I2 के लिए लोअर होगा। तो हाइयर माइनस लोअर के हिसाब से क्या लिखेंगे, 0 माइनस V1 डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस। इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, 4 इज इक्वल टू लिखेंगे। नेक्स्ट I3 को नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो I3 को जब नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कहाँ चल रहा है, 1 से 2 की तरफ। तो 1 पे पोटेंशियल कितना है, V1, और 2 पे पोटेंशियल कितना है, V2। तो लोअर से हायर की बात कर रहे थे हम। तो लोअर किसको कहेंगे, जहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट कहाँ से, 1 से। तो उस पे पोटेंशियल जो V1 वो I3 के लोअर होगा। और जो आपका 2 पे पोटेंशियल है वो क्या होगा, आपका I3 के लिए हाइयर होगा। तो हाइयर लोअर माइनस सॉरी हाइयर जो 1 में पोटेंशियल है वो I3 के लिए क्या होगा, लो हाइयर होगा। और जो 2 पे पोटेंशियल वो I3 के लिए क्या होगा, लोअर होगा। तो हाइयर माइनस लोअर के हिसाब से क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस। इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, 5। इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व कर करके एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक। कहिए तो अभी बना लिया जाए, तो अभी बना लेंगे। तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन लिख ही लेते हैं हम लोग। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यहाँ लिखेंगे तो -4V1 प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे तो -3V1 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2/5, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इधर कितना हो जाएगा, -35V1 प्लस 40। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 12V1 माइनस 12V2। यानी कि इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 47V1 माइनस 12V2 इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से अब हम इक्वेशन नंबर
दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था उतने इक्वेशन तैयार करने जितने अननोन पोटेंशियल जंक्शन होंगे। तो कितने अननोन पोटेंशियल जंक्शन हो, V1 V2 दो है, तो दो इक्वेशन तैयार करना है। दूसरा इक्वेशन कब तैयार होगा, जब आप दूसरे जंक्शन पे KCL लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अप्लाई KCL एट जंक्शन 2। ठीक, 2 पे लगाएंगे, तो 2 पे जब जंक्शन KCL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक, तो इनकमिंग करंट देखेंगे 2 पे क्या क्या है। तो इनकमिंग करंट की पहचान और आउटगोइंग की करंट की पहचान किससे करते हैं, करंट के एरो हेड से करते हैं। तो करंट का जो एरो हेड है वो I3 का कहाँ पे है, तो पहले देखेंगे कि 2 पे कौन कौन सा करंट है, इनकमिंग में है कि आउटगोइंग में है वो बाद में देखेंगे, पहले है कौन कौन सा, I3 है, I4 है और I5 है। अब बात करेंगे क्या कि I3 का एरो हेड किधर है, I4 का एरो हेड किधर है, I5 का एरो हेड किधर है। तो I3 का एरो हेड देखेंगे 2 की तरफ है, I4 का एरो हेड देखेंगे 2 से बाहर की तरफ है, और I5 का भी जब एरो हेड देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है, तो एक्चुअल में ये यहाँ से आ रहा है। ठीक, तो ये भी क्या है, 2 से बाहर की तरफ है। तो अब बात करेंगे, तो इनकमिंग में क्या हो जाएगा, केवल I3 हो जाएगा, आउटगोइंग में कौन कौन सा हो जाएगा, I4 हो जाएगा। ठीक, और आपका कौन सा हो जाएगा, I5 हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे क्या कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियोज में, जिस दिन हम इसके स्टेप्स की बात कर रहे थे, तो इसमें हमने बताया था अगर कोई ब्रांच ऐसा दिखता है आपको नोडल एनालिसिस मेथड के टाइम कि वो रजिस्टर के साथ साथ करंट सोर्स भी कैरी करता है, रजिस्टर के साथ साथ क्या करता है, करंट सोर्स भी कैरी करता है, जैसा कि इस ब्रांच में है, इसमें रजिस्टर भी लगा हुआ है, करंट सोर्स भी लगा हुआ है। तो उस रजिस्टर में एज्यूम किया हुआ करंट को आप क्या करेंगे, नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। फिर से आपको बता दिया जा रहा है, नोट में लिख दिया जा रहा है, I4 कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन nodal form because it carry a current source। ठीक, क्या बताया गया कि जो I4 है कैन नॉट एक्सप्रेस इन नोडल फॉर्म बिकॉज इट कैरी अ करंट सोर्स, मतलब I4 को हम नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपका एक करंट सोर्स कैरी कर रहा है। तो अगर नहीं कर सकते तो करेंगे क्या, तो I4 के यहाँ क्या लिखेंगे, अब बात करेंगे तो I4 के यहाँ हम क्या लिखेंगे, I4 की वैल्यू हमने आपको बताया था कि अगर किसी पाथ में आप कुछ करंट दिया हुआ और उसमें आप कुछ करंट एज्यूम भी कर रहे हैं, तो आपका क्या बताया गया था कि वो जो करंट सोर्स होता है उस एज्यूम किए हुए करंट के वैल्यू के बराबर होता है। जो करंट सोर्स की वैल्यू होती है उस एज्यूम किए हुए करंट के बराबर होती है, लेकिन या तो पॉजिटिव साइन के साथ या तो निगेटिव साइन के साथ। तो कब पॉजिटिव लेते हैं और कब निगेटिव लेते हैं, ये साइन कन्वेंशन फॉर द करंट सोर्स आपको पढ़ाया गया था। तो करंट के लिए जब हम पॉजिटिव साइन की निगेटिव साइन की बात करेंगे तो उसमें हमने बताया था अगर आपका दिए हुए करंट सोर्स का डायरेक्शन आपके एज्यूम किए हुए करंट के डायरेक्शन में है तब तो आप पॉजिटिव साइन यूज कर लीजिएगा। अगर दिए हुए करंट सोर्स का डायरेक्शन आपके एज्यूम किए हुए करंट के डायरेक्शन में नहीं है तब आप कौन सा साइन लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे। तो इस केस में देखें कि इस केस में करंट सोर्स की वैल्यू किधर कितनी है, 7 एम्पियर है, और इसका डायरेक्शन किधर है, बेस लाइन से 2 की तरफ, और आपका जो एज्यूम किया हुआ करंट किधर है उसका डायरेक्शन किधर है, 0.2 से बेस लाइन की तरफ। ठीक, 0.2 से बेस लाइन की तरफ, यानी कि एज्यूम किया हुआ करंट और दिया हुआ करंट सोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7 एम्पियर। इसको क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर, कौन सा फिगर, सर्किट डायग्राम वाला फिगर। ठीक, कौन सा फिगर की बात हो रही है, सर्किट डायग्राम वाले फिगर की बात हो रही है। तो अब आपको क्या कर लेना है, I4 के यहाँ -7 यूज कर लेना है, बाकी I3 और I5 को नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो I3 कहाँ से चल रहा है, I3 1 से चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, 2 पे। तो 1 पे मिलने वाला पोटेंशियल V1 है और 2 पे मिलने वाला पोटेंशियल या अननोन पोटेंशियल क्या है, V2 है।
तो करंट का फ्लो हमने बताया हमेशा हायर से लोअर की तरफ होती है। तो I3 के लिए जो V1 पोटेंशियल होगा वो हायर का काम करेगा और जो V2 पोटेंशियल होगा वो लोअर के लिए की तरह काम करेगा। तो इसको जब नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे I3 को तो क्या हो जाएगा V1 माइनस क्या है हाँ V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय उस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है 5 है। फिर बात किया हमने I4 को हम लोग ने नोट में बता दिया कि एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें करंट सोर्स कैरी हो रहा है। तो जब नहीं कर सकते तो यहाँ कितना हो जाएगा -7 प्लस लगा करके I5 की बात करेंगे तो I5 का हमने बताया कि एरो इतना होने के कारण बस यहीं से नहीं चल रहा अचानक, ये पूरा यहाँ से चलता कहाँ तक आता है इस बेस लाइन तक। तो कहाँ से चलता है 2 से कहाँ तक आ रहा है बेस लाइन तक। 2 पे पोटेंशियल क्या माना हुआ है आपका V2 और बेस लाइन पे पोटेंशियल क्या है ग्राउंडेड होने के कारण 0। तो यानी कि ये कहाँ से चल रहा है 2 से बेस लाइन की तरफ। 2 पे मिलने वाला पोटेंशियल I5 के लिए क्या कहलाएगा हायर कहलाएगा और बेस लाइन पे मिलने वाला पोटेंशियल क्या कहलाएगा लोअर कहलाएगा। तो हायर माइनस लोअर के हिसाब से क्या लिखेंगे यहाँ पे V2 माइनस 0 बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस। तो इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना 8। एलसीएम लेकर के जब लिखेंगे तो यहाँ देखें क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 बाई 5 इज इक्वल टू -56 प्लस V2 बाई 8 ठीक प्लस V2 बाई 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8V1 माइनस 8V2 इज इक्वल टू -0.25 3 280। तो इधर कितना हो जाएगा +5V2 ठीक। इधर ले आएंगे तो क्या लिख लेंगे इसको 8 नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या कर लेंगे 8V1 माइनस 13V2 85 कितना होगा 13 हो जाएगा उधर जाकर के -280 इतना इक्वेशन नंबर 2 हो गया ठीक। तो आपने क्या कर लिया जंक्शन 1 से इक्वेशन 1 तैयार कर लिया यहाँ पे, जंक्शन 2 से इक्वेशन 2 तैयार कर लिया। अब दोनों वैल्यूज को आप सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशंस को सॉल्व करते ही आपको V1 की समथिंग वैल्यू कुछ वोल्ट मिल जाएगी, V2 की समथिंग वैल्यू कुछ वोल्ट मिल जाएगी ठीक। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है फाइंड करंट इन 8 ओम। तो करंट इन 8 ओम की बात करेंगे जब तो करंट इन 8 ओम। तो करंट इन 8 ओम देखेंगे कि रजिस्टर में फिगर सर्किट डायग्राम में हमने करंट इन 8 ओम में क्या दिखाया है I5 दिखाया। तो करंट इन 8 ओम इज इक्वल टू I5 का अब आपको देखना नोडल फॉर्म क्या हो सकता है या क्या आपने लिखा है। तो अगर क्या हो सकता है तब सोचेंगे, जब आपने लिखा नहीं रहता आपने लिखा है तो देख लेंगे कि आपने I5 का नोडल फॉर्म क्या लिखा है V2 माइनस 0/8। तो V2 माइनस 0/8 कर लीजिएगा यानी कि V2/8 हो जाएगा और V2 की वैल्यू जो यहाँ आएगी यहाँ से आप देख कर करके पुट कर देंगे तो जो भी आएगा उतना एम्पियर हो जाएगा ठीक। अब आपसे ये भी कहा जा रहा है एंड आल्सो कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम। तो वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम क्या होता है, मतलब कभी भी वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना होता है तो ओम्स लॉ से हम लोग V इक्वल टू IR जानते हैं तो उसी का यूज कर लेंगे। मतलब I की जगह कौन सा लेंगे जो जिसमें पूछा है, किसमें पूछा है 8 ओम में पूछा है। तो 8 ओम में कौन सा करंट जा रहा है I5 जा रहा है ठीक। मल्टीप्लाई किससे करेंगे उसी रजिस्टर से जिस रजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप पूछा है यानी कि किससे 8 से। तो I5 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी जिसको आप करंट इन 8 ओम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 8। तो जब ये मिल जाएगा सॉल्व करेंगे तो इतना वोल्ट हो जाएगा ठीक। ये चीज है कि कैसे हमको सॉल्व करना है ठीक। अब मान लीजिए इसी केस में ये 3 ओम रजिस्टर ना रहता, सर्किट डायग्राम सेम है आपका, इस केस में ये 3 ओम ना रहता। तो कल भी हमने डिस्कस किया था, आज भी एक बार फिर से डिस्कस कर लें ताकि आपको रिकॉल आ जाए कि अगर ऐसा केस है कि आपका यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं, तो हमने बताया एक सिंगल लाइन अगर खींचा हुआ है, अगर बीच में कोई आपका एलिमेंट नहीं है, जैसे ये लाइन खींचा हुआ है अगर बीच में कोई आपका एलिमेंट नहीं है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो इसी तरीके से अगर इस 2 वोल्ट से लेकर के पॉइंट 1 तक आपका कोई एलिमेंट नहीं है यानी कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, यानी कि 2 इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितने पे है 2 वोल्ट के बराबर है।
2 वोल्ट के साथ लेकिन दो साइन लगा हुआ, एक पॉजिटिव प्लेट है एक निगेटिव प्लेट। तो आपको ये देखना है कि ये वाला वायर कनेक्ट किससे है, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है तो +2 होगा, निगेटिव प्लेट से कनेक्ट होता तो -2 होगा। तो ये अटैच होने के कारण यहाँ की जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पोटेंशियल बराबर होगी, तो इस पॉइंट पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट है। तो इस तरीके से आपको क्या हो गया कि इस पोटेंशियल पे आपके इस जंक्शन के पोटेंशियल की वैल्यू आपको फिगर से मिल गई, यानी कि आपको क्या लिख लेना था यहाँ पे V1 बराबर 2 वोल्ट फ्रॉम फिगर। क्लियर, आपको क्या लिख लेना था 2 वोल्ट V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट फ्रॉम फिगर लिख लिए। ठीक, अब इससे क्या होगा कि आपको एक आपका एक जंक्शन विद नोन पोटेंशियल हो गया और दूसरा जंक्शन क्या हो गया विद अननोन पोटेंशियल। एक जंक्शन क्या हो गया आपका विद नोन पोटेंशियल और दूसरा जंक्शन क्या होगा विद अननोन पोटेंशियल। और हमने आपको बार बार ध्यान दिलाया है कि आपको केसीएल वहीं पे लगाना है जो जंक्शन अननोन पोटेंशियल का होगा। जो जंक्शन नॉन पोटेंशियल का होगा भले ही आपको यहाँ फिगर पे 2 नहीं लिखा रहता, मान लीजिए यहाँ V1 बराबर फिगर में 2 नहीं लिखा रहता, लेकिन आपको फिगर देख के समझना है कि अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा। जब सेम होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट के बराबर होगा। जब 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा तो ये V1 क्या कहलाएगा नॉन पोटेंशियल जंक्शन कहलाएगा और जो V2 है क्या कहलाएगा अननोन पोटेंशियल जंक्शन कहलाएगा। तो जब ऐसा होगा तो अब आपको बताया गया कि केसीएल केवल वहीं अप्लाई करना है जो अननोन पोटेंशियल जंक्शन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा अननोन पोटेंशियल जंक्शन कौन सा कहलाएगा V2। जब V2 कहलाएगा सॉरी 2.2 कहलाएगा तो केवल 0.2 पे ही आपको केवीएल लगाना है, सॉरी केसीएल लगाना है। 0.2 पे ही केवल आपको केसीएल लगाना, मतलब ये जो प्रोसेस ये जो आपने किया है अब इसका यूज खत्म हो जाएगा कब, जब ये नॉन पोटेंशियल कहलाएगा। जब ये 0.1 का जब जंक्शन 1 पे जो पोटेंशियल है वो जब नॉन पोटेंशियल कहलाएगा तो इतना प्रोसेस आपका कम हो जाएगा। क्योंकि आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसीलिए बनाया है कि V1 की कितनी वैल्यू है V2 की कितनी वैल्यू इसको जानने के लिए। तो V1 की वैल्यू आपको फिगर से मिल गई और V2 की वैल्यू जब आप इसमें केवीएल लगाएंगे सॉरी केसीएल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो आपका जो डाटा कैलकुलेट करना है वो आपको मिल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया कि अगर एक ब्रांच ऐसा है कि जो करंट सोर्स कैरी करता है, मतलब स्पेशली हम इसके लिए इस न्यूमेरिकल को डिस्कस किए इस पॉइंट के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड करंट इन 5 ओम रजिस्टर बाय नोडल मेथड। ठीक, या वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम नोडल मेथड या पावर जो भी है ये चीजें। तो पहले आपको इस मेथड से आपको बताया गया क्या कर लेना है, सर्किट के बेस लाइन को ग्राउंड कर देना है ताकि नीचे का जो पोटेंशियल हो वो 0 वोल्ट हो जाए और 0 वोल्ट ही होते हुए इस बेस लाइन से अटैच जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पे वोल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि वही हमने बताया एक सिंगल लाइन खींचा हुआ है, अगर दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यानी कि सारे पे पोटेंशियल 0 है। तो एक सिंगल लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रा है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि सारे पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा जो ग्राउंडेड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ग्राउंडेड पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट होती है। अब आपको अननोन पॉइंट के जंक्शन ढूंढने हैं तो आपका यहाँ 1 बन गया, यहाँ पे 2 बन गया, यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया V1, यहाँ पे मान लिया V2। ठीक, अब हमने आपको बताया है कि आपका जितने भी रजिस्टिव ब्रांचेज है उनमें समथिंग करंट मान लीजिए, यहाँ मान लिया I1, यहाँ मान लिया I2, यहाँ पे कोई रजिस्टिव ये रजिस्टिव ब्रांच एलिमेंट नहीं है तो यहाँ नहीं माने हैं, यहाँ पे
अभी नहीं मानेंगे, यहाँ पे मान लिया I3 और यहाँ पे मान लिया I4। ठीक, अब बात करेंगे कि ये यहाँ I1 I2 I3 I4 ये सारे रेजिस्टिव ब्रांचेज मान लिया। अब इधर के करंट में और इधर के करंट में क्या रिलेशन है उसको समझने के लिए यहाँ पे करंट मान लेंगे I। ठीक, क्या मान लेंगे, एक करंट I। ठीक, अब इस करंट को इस करंट को मतलब किस करंट को, जो आपका 1 से 2 के बीच में है। ठीक, इसमें रजिस्टिव पाथ ना होने के, रजिस्टिव एलिमेंट ना होने के कारण उस करंट को हम लोग क्या करेंगे, नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे कि इस करंट की वैल्यू को इधर के रिलेशन के साथ और इस करंट की वैल्यू को इधर के रिलेशन के साथ रिप्लेस कर देंगे। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले देखेंगे कि अननोन पोटेंशियल जंक्शन है, तो एक बार पहले कि 1 पे लगा लें, फिर 2 पे केसीएल लगा लें। तो लिखें क्या, अप्लाई केसीएल एट जंक्शन 1। ठीक, यहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग के हिसाब से देखेंगे तो क्या लिखेंगे, इनकमिंग में एरो हेड देखेंगे तो I1 है, आउटगोइंग में एरो हेड देखेंगे तो कौन कौन सा है, I2 है और I है। ठीक, क्लियर है, इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरे पे लगाएंगे अप्लाई KCL एट जंक्शन 2। यहाँ पे इनकमिंग देख लेंगे और यहाँ पे आउटगोइंग देख लेंगे। ठीक, तो जब इनकमिंग देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, 2 पे देखेंगे करंट का एरो है तो I है इनकमिंग, और बाकी I3 और I4 क्या हो जाएगा, आउटगोइंग है। तो I3 को आउटगोइंग में दिखा देंगे, I4 को आउटगोइंग में दिखा देंगे। इक्वेशन 1 और 2 मिल जाएंगे, दो जंक्शन पे दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमने आपको बताया कि नोट में हम लिख दे रहे हैं आपको ताकि ध्यान में रहे, करंट कैपिटल I cannot be expressed in nodal form। ठीक, because that part have not any resistive element, so ठीक, क्या बताया जा रहा है नोट में कि करंट कैपिटल I, कौन सा कैपिटल I, जो हमने यहाँ पे दिखाया 1 से 2 के बीच में, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नोडल फॉर्म बिकॉज दैट पाथ, कौन सा पाथ, जिसमें ये फ्लो कर रहा है, किस पाथ की बात कर रहे हैं, जिसमें ये फ्लो कर रहा है, किस पाथ में फ्लो कर रहा है, 1 से 2 के बीच में, दैट पाथ हैव नॉट एनी रेजिस्टिव एलिमेंट, मतलब इस पाथ में कोई रेजिस्टिव एलिमेंट नहीं है। so it can replace by, so it can be replaced by using both equation, both मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक, तो इसको हमको क्या करना है, रिप्लेस करना। तो रिप्लेस करेंगे तो देखेंगे क्या कि I की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I है, और इक्वेशन 2 में क्या, I बराबर I3 प्लस I3। अब हमने बताया कि इसमें रजिस्टिव ये कहाँ, ये करंट जहाँ पे है I, इसको हम क्या नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस पाथ में कोई रजिस्टिव एलिमेंट नहीं है, और जब रजिस्टिव एलिमेंट नहीं है तो इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, किसका यूज करके, दोनों इक्वेशन का यूज करके। तो रिप्लेस कैसे होगा, अब आपका पहला इक्वेशन क्या है, I1 प्लस I2 इक्वल टू I, यानी पे अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू रख दें तो I हट जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी है देखेंगे इक्वेशन 2 से, तो I की वैल्यू इक्वेशन 2 से कितना है, I3 प्लस I4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ इक्वेशन इक्वेशंस बिकम, ठीक, क्या हो जाएगा, I1
प्लस I2, अब I की वैल्यू क्या है, I3 प्लस I4 है, I3 प्लस I4 है। अब I1, I2, I3 को हम क्या कर लेंगे, नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो I1 का फ्लो कहाँ से, यहाँ से है नहीं, यहाँ पूरे से है, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ पूरे से मतलब बेस लाइन से 1 की तरफ, बेस लाइन पे पोटेंशियल 0 है क्योंकि इसको ग्राउंड कर दिए हैं, ठीक। और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 1 है, तो V1 है, इसको क्या लिखेंगे, 0 माइनस V1। अब बीच में आपका एक वोल्टेज सोर्स आ गया तो -2 क्योंकि सेकंड प्लेट प्लस है, डिवाइडेड बाई 3। I2 की बात करें तो I2 कहाँ से फ्लो कर रहा है, 1 से बेस लाइन की तरफ, 1 पे पोटेंशियल आपका V1 है, बेस लाइन पे पोटेंशियल 0 है, तो करंट का फ्लो हमेशा हायर से लोअर की तरफ होता है, तो हायर माइनस लोअर के हिसाब से क्या लिखेंगे, V1 माइनस 0 बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, 4। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे I3। अब देखिए इसका यूज ही नहीं पड़ा आपको, अब इसको एक्सप्रेस करने की जरूरत है क्योंकि I को आपने रिप्लेस कर दिया। अब सीधे इसको ना देख करके हम इसको देखेंगे, तो I3 का नोडल फॉर्म कहाँ लिखेंगे, ये कहाँ से चल रहा है, 2 से बेस लाइन की तरफ, 2 पे पोटेंशियल V2 मान रखा है, बेस लाइन पे पोटेंशियल 0 है, करंट का फ्लो हमेशा हायर से लोअर की तरफ, इसलिए क्या लिखेंगे, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस, तो पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, 5। फिर प्लस लगा करके I4 का लिखेंगे, तो I4 का भी ये पूरा इधर है, तो V2 माइनस 0 बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, 6। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा V1 ये सॉल्व कर ही दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस V1 प्लस 2/3, यहाँ पे LCM कितना हो जाएगा इनके बीच में, 12, 30, ठीक, 40, 120 ले लिया जाए क्या, 120 ले लें तो कितना हो जाएगा देखें, तो यहाँ 30 आ जाएगा, 30 V1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 से आ जाएगा, 24 V2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा, तो यहाँ पे 20 V2 हो जाएगा, ठीक। अब इनको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ 120 V1 माइनस 120 V1 प्लस 240, इधर कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 90 V1, यहाँ 72 V2 और यहाँ 60 V2, ठीक। अब ऐड कर लेंगे, V1 को एक साथ लिख लेंगे, ठीक, तो V1 को इधर कर देते हैं, तो 120 प्लस 90 मतलब 210 V1 और प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 132 V2 हो जाएगा, इक्वल टू 240 वोल्ट, सॉरी इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे कि इक्वेशन 1, 2 से हमने तो यूज कर करके इक्वेशन 1 बनाया, दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, तो हमने आपको बताया था अगर दो पॉइंट के बीच में जो कि अननोन पोटेंशियल हैं, अगर उनके बीच में वोल्टेज सोर्स आ जा रहा है, तो जैसे हमने बताया था कि दो मेश के बीच में, मेश मेथड में जब करंट मान लेते हैं, उनके दो मेश के बीच में करंट सोर्स आ जाता है, तो उन दो माने हुए करंटों का जो रिजल्टेंट होता है उस करंट सोर्स के वैल्यू के बराबर होता है। इसी तरीके से अब अगर दो अननोन पोटेंशियल के बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स आ गया, तो इस अननोन पोटेंशियल का जो रिजल्टेंट होगा वो 4 के बराबर होगा। तो उसको निकालेंगे कैसे, उसको निकालेंगे इस तरीके से कि हमारा करंट का एरो किधर दिखाएं, इधर दिखाएं, तो इधर से इधर देखेंगे तो ये हायर, ये लोअर, और सोर्स के लिए सेकंड प्लेट, तो V1 माइनस V2 हो गया, और सेकंड प्लेट क्या पड़ा गया, +4। इसको 0 से इक्वेट करा देंगे तो हमको मिलेगा क्या, रिजल्टेंट की वैल्यू, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू -4। तो इसको हम क्या दिखा देंगे कि ये इक्वेशन A मान लेंगे और इसको इक्वेशन B मान लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो V1 के समथिंग वोल्ट और V2 बराबर समथिंग वोल्ट आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमसे क्वेश्चन में V1 V2 नहीं पूछा, पूछा क्या, करंट इन 5 ओम। तो करंट इन 5 ओम में बात करेंगे तो करंट इन 5 ओम में कौन सा करंट जा रहा है, 5 ओम में आपका I4 जा रहा है, तो करंट इन 5 ओम क्या कहेंगे, I4 का कौन सा नोडल फॉर्म लिखेंगे, तो I4 का नोडल फॉर्म आपने लिख रखा है V2 माइनस 0/6। इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना भी एम्पियर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, और बाकी वोल्टेज पूछता है तो I इंटू आर के हिसाब से निकाल लेंगे, और पावर पूछता है तो I स्क्वायर इंटू आर के हिसाब से निकाल लेंगे, या V स्क्वायर बाई आर के हिसाब से निकाल लेंगे, या तो V इंटू आई करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से लगभग जितने न्यूमेरिकल्स मोस्टली बन सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टाइप के या सिंपल टाइप के, वो आपको इस मेथड में डिस्कस कर लिया गया है। बाकी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना नॉलेजफुल बना सकते हैं इस मेथड को लेकर करके, या कैपेबल बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन किया जाएगा। धन्यवाद।